हाँ तो बच्चों, अभी आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया को किसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, फिर रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं। अब रासायनिक समीकरण में मैंने बताया था कि हम क्या करें, एक एक उत्पाद या अभिकारक जो भी हैं, अभिकारक के बारे में, उत्पाद के बारे में बताया था कि अभिकारक के सिंबल प्रतीक लिखते हैं। प्रतीक लिखने के बाद उनमें हम उस पर सॉलिड, लिक्विड, गैस, यदि कोई ठोस अवस्था में है तो हम सॉलिड लिखेंगे, गैस अवस्था में है तो जी लिखेंगे, और अगर द्रव अवस्था में है तो एल लिखेंगे। अभी कुछ मैंने रासायनिक समीकरण संतुलित करने भी बताई थी। आगे और समीकरण संतुलित कराएंगे जब अभ्यास कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे। अभी तो आपके नोट्स चल रहे हैं, इनके बारे में बता रहा हूँ। अब बेटा ये पहले देख लिया करो, जो भी मैं इसके लिंक में भी देख सकते हो, इसके नोट्स पड़े हैं, और आप को मैं वैसे भी भेज देता हूँ कि जो भी नोट्स इसके मैं पढ़ाता हूँ उसी को आपको भेज देता हूँ। अब देखिए आगे आता है एक टॉपिक, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। यानी कि हमारा टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अब इसके लिए एक टॉपिक आता है क्यों आवश्यक है। बेटा एक बात समझिए, ये सब कुछ तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं क्यों है। अब इसके लिए पहली बात आती है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब आपने सबने पढ़ा हुआ है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता, न तो हम मान ले जाए इधर हमारा अभिकारक है, अभिकारक में जो भी द्रव्यमान है उतना ही सारा का सारा उत्पाद बदल जाता है, न तो हम क्या कर सकते, द्रव्यमान का निर्माण कर सकते और न ही विनाश कर सकते। केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। यानी कि जैसे आप देखिए यहाँ पर N2 प्लस क्या है H2 और क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है NH3। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि दोनों के द्रव्यमान अगर निकाले जाएं, यह समीकरण संतुलित नहीं है। यह समीकरण संतुलित नहीं है। मैंने क्या कहा, संतुलित क्यों करते हैं। तो संतुलित वर्ड में से आया कि हम संतुलित क्यों करते हैं। तो हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम में बताया गया है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में न तो द्रव्यमान को निर्माण किया जा सकता और न ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता। तो यहाँ से जितना द्रव्यमान था सारा का सारा द्रव्यमान उधर चले जाएगा। इससे हम एक और भी निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले, रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले जो भी अभिकारक है, आपका ये क्या है भाई, ये है अभिकारक। ये वाला हिस्सा तीर के निशान से पहले वाला हिस्सा क्या है, अभिकारक। और बेटा ये वाला हिस्सा इधर वाला क्या है, उत्पाद। अब हमें देखना है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में, अभिकारक और उत्पाद दोनों में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब देखिए यह N2 यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर N कितना है, 1 है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कहा गया, इसका निष्कर्ष हमने निकाला कि अभिक्रिया होने से पहले के जो परमाणु हैं उनकी संख्या और अभिक्रिया होने के बाद यानी कि उत्पाद में जो अणुओं की संख्या है वो क्या होनी चाहिए,
जितनी भी हमारे परमाणु हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखिए यहाँ नाइट्रोजन एक परमाणु है, यहाँ भी नाइट्रोजन परमाणु है, यहाँ नाइट्रोजन के 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब यह समीकरण संतुलित नहीं है। और जब समीकरण संतुलित नहीं होती उन समीकरणों को कंकाली समीकरण कहा जाता है। अब बेटा इसको संतुलित करा था हमने, क्या किया था, संतुलित करने के लिए मैंने बताई थी, एक टेबल बताई थी कि टेबल में आप यहाँ पर इसमें तत्व लिख लीजिए, तत्व, और तत्व के बाद यहाँ पर लिख लीजिए अब अभिकारक, अभिकारक, और अभिकारक के बाद आप लिख दीजिए यहाँ पर इसमें उत्पाद। अब बहुत छोटे छोटे आपके यहाँ हैं। अब तत्व कौन कौन आए हमारे, किस किस तत्व ने भाग लिया, नाइट्रोजन ने लिया, दूसरा कौन है, हाइड्रोजन ने लिया, और इधर क्या बना, दोनों पर 2 ही तत्व है। यहाँ पर अभिकारक में देखिए कितनी संख्या है इनकी, 2, यहाँ पर देखिए इसकी संख्या कितनी है, 1, H2 हाइड्रोजन की यहाँ कितनी संख्या, 2, और यहाँ पर बेटा कितनी है, 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन के 2 है, यहाँ पर 1 है, मैं इस वाले में 2 से गुना कर दूँ। जब इसमें 2 से गुना करेंगे दोनों बराबर हो जाएंगे। अगली लाइन में करते हैं N2 प्लस H2 इज इक्वल एरो, कितना बन गया, 2NH3। तो अब 2NH3 में देखिए N बराबर हो गए, परंतु H 2 दिया 6, इन पर हम जब संतुलित करते हैं ब्रैकेट लगा लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं करना है, केवल जो करना है बाहर करना है। अब यहाँ देखिए N2, यहाँ 2N बराबर हो गए, H के देखिए यहाँ पर कितने हैं, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 2 दिया 6, 3 दूनी 6। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले में तो कितनी गुना कर दो, 2, यहाँ पर कितने हो गए, 6 हो गए, H के कितने हो गए, यहाँ पर भी मैंने 2 से गुना कर दी, यहाँ पर भी कर दी, 6 हो गई। इसमें भी बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, हमारा यहाँ पर क्या बन गया भाई, 2NH3। इसका मतलब क्या हो गया, हमारी समीकरण संतुलित हो गई। अब संतुलित हो गई, इसमें परमाणुओं की संख्या देखिए कितने हैं, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 दूनी 6 है, यहाँ भी 3 दूनी 6 है। इसका मतलब परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। तो यही था कारण रासायनिक समीकरणों को संतुलित, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हमें बताया गया है किसी भी रासायनिक समीकरण में न तो द्रव्यमान का निर्माण हो सकता न विनाश हो सकता, कोई भी कहीं नहीं जाने का, केवल एक स्थान से, इधर से अभिकारक में था पहले, फिर उत्पाद बनेगा उसी से। अब हमें इससे निष्कर्ष क्या निकालते हैं, इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक, जो अभिकारक है, अभिकारक में और उसके बाद कौन बना, उत्पाद में परमाणुओं, प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो ये समान हो गया, इसलिए क्या आवश्यक था, इसलिए आवश्यक था रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। अब बेटा अगला टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा, इसको पहले समझ लीजिए, फिर जब इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, उसके अभ्यास के प्रश्न कराएंगे, तब बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे, डिटेल बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक आता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हमने देखा, इसको हमने अलग अलग वर्गों में बांट दिया। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया सबसे एक पहले नंबर पे जो आया, सबसे पहले नंबर पे आया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। तो बेटा यहाँ पर आया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या है, आप ध्यान से देखिए। संयोजन का मतलब, तुम थोड़ा सा दिमाग लगा, संयोजन को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बाइन संयोजन माने जोड़ देना। जब हम 2 या 2 से अधिक अभिकारक को जोड़ दें और उनसे क्या बन जाए,
एक उत्पाद बन जाए, जब हम दो या दो से अधिक अभिकारक को एक साथ मिला दें और उनसे क्या बन जाए, नया एक उत्पाद बन जाए, तो हमारा क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मीन्स कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइन, दोनों को मिला दिया जाए। अब मिला के दिखाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ और इसमें मैंने क्या मिला दिया, बी को मिला दिया। अब ए और बी जब दोनों मिले, इससे दोनों से मिलकर क्या बना, एक चीज बनी सी। हमें ये ए बी सी तो नाम दिए मैंने बेटा, ए मिलाया और बी, ए बी को एक साथ मिलाया और मिलाने के बाद क्या बना, एक उत्पाद सी बनाया। तो इसका मतलब यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एक उदाहरण भी ले लेते हैं, जैसे कि हम उदाहरण ले इसका, कोयले का दहन। कोयला क्या है, कोयले को हम कार्बन से डिनोट करते हैं, कोयले का दहन। जो मैंने नोट्स में तुमको भेज रहा हूं वही चीज मैं यहाँ पर समझा रहा हूं। कोयले का दहन, कोयला क्या था, कार्बन, कोयले में क्या था, कार्बन सी। अब सी को, कार्बन को जब हम दहन करेंगे तो दहन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीजन की। अब आप लोगों को पता होगा सभी को कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ जलेगा नहीं। भाई हम बिना ऑक्सीजन के, तुमने पहले कोई परीक्षण देखा भी था कि मोमबत्ती को जला दिया और उसके ऊपर एक गिलास को रख दिया और गिलास को अगर बिल्कुल नीचे तक मिला दे, मोमबत्ती कुछ देर जलने के बाद बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि हमें किसी चीज के दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे और भी एग्जांपल देते हैं, जैसे कि तुमने पेट्रोल लिया और मोटरसाइकिल में डलवा दिया। मोटरसाइकिल में जब पेट्रोल चला गया तो वहां पर भी तो उसका दहन हो रहा है। अब दहन होने के लिए तुम कहोगे दहन हो रहा है, इंजन चल रहा है, चल गया, ऑक्सीजन कहाँ से आ गई। अभी इसके लिए जब तुम सर्विस कराते हो, एक उसे फिल्टर लगा होता है और उसे मिस्त्री पहले फिल्टर को साफ करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसमें कचरा आ जाता है और ऑक्सीजन नहीं आ पाती, बाहर से एयर उसमें नहीं आ पाती, जिसके कारण उसका दहन नहीं होता। मोटरसाइकिल में बार बार रुकने की समस्या बन जाती है, क्योंकि उसे फ्यूल नहीं मिल रहा है, उसे फ्यूल नहीं मिल रहा है। हम भी जैसे खाना खाते हैं, खाना खाया, हमने ऑक्सीजन ली, जो भोजन था वो पचा, डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद वहां पर भी क्या निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। यानी कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है, जब एक संयोजन अभिक्रिया होती है तो उसमें से ऊष्मा का भी निकलती है, ऊष्मा का भी निकला होता है, निकल जाती है। अब ऊष्मा कैसे निकल जाती है, C+O2, यहाँ पर हमने क्या दिया, ऑक्सीजन दिया, क्या बनता है बेटा, इससे बन गया CO2। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब मैंने दो पदार्थ लिए, यानी कि अभिकारक लिए और इसको दोनों को एक साथ मिलाया और मिलाने पर एक नया पदार्थ बना, कौन बना, CO2। यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक को एक साथ मिलाते हैं और उनसे एक नया उत्पाद बन जाता है, तो वह क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बेटा इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम हाइड्रोजन ले, हाइड्रोजन दिया हमने H2, ऑक्सीजन लिया O2, और क्या बना, इससे बन गया जल, जल का निर्माण, यानी कि जल का निर्माण होना भी क्या कहलाता है, ये अभी संतुलित नहीं है, मैंने बना के दिखा दिया। जल का निर्माण होना, किससे निर्माण हुआ, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। बेटा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, मिलाने का मतलब कंबाइन करते, एक चीज मिला बनाई, और उससे अब ये क्या था, देखिए ये क्या था, गैस थी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या था, गैस थी, क्या बना इससे, लिक्विड बना। यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया गया, मिलाने पर क्या बना, जल बना। तो इसका मतलब दो अभिकारकों को मिलाकर नया उत्पाद, नया पदार्थ प्राप्त करना क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अभी मैंने इससे पहले भी एक एग्जांपल दिया था, नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन के साथ मिलाया क्या बना, अमोनिया बना। तो इससे भी क्या पता चल रहा है कि यह रासायनिक अभिक्रिया कैसी है, संयोजन की अभिक्रिया है। बेटा एक बात सुन लो, तुम्हारे यहाँ कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, उसमें दे दिया जाएगा कि कुछ समीकरण दे दी, उसमें पहचानना होगा कि यह संयोजन की है, वियोजन की है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है। यानी कि हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है, पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया।
इससे आगे आएगा वियोजन अभिक्रिया, फिर आएगा विस्थापन अभिक्रिया, फिर आएगा द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये मैंने संयोजन अभिक्रिया समझा दिया, आपको समझ आ गया होगा। जो भी मैं नोट्स भेजता हूँ पहले आप नोट्स कॉपी पर लिखिए, जब आप इसको देखिए और देखने पर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थैंक यू।